नमस्कार दोस्तों। एग्जाम पोल पे आप सभी का स्वागत है। और हम अपने मुख्य विषय पे आए उससे पहले कुछ ऐसी बातें होती हैं जो छोटी होती हैं लेकिन जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात। आप देखिए तो जीवन में आपके इतिहास, भूगोल, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप में से अधिकांशतः जो भी छात्र हैं वे इन विषयों का अध्ययन केवल इसीलिए करते हैं कि हमें परीक्षा में पास होना है, उत्तीर्ण होना है और नौकरी लेना है। लेकिन आपके परीक्षा में बैठने से पहले, और कहा जाए तो एक पद पर बैठने से पहले भी कुछ बातें जरूरी होती। अगर आप देखें तो कभी कभी क्या होता है कि आप बड़े उदास हो जाते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं। उस दौरान क्या होता है कि आपको लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं। कभी कभी आपको लगने लगता है कि क्या मेरा जीवन यूं ही निरर्थक है। या आप स्वयं कभी ये ध्यान देते होंगे कि आप किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में यह सोच लेते हैं या अपनी सोच बना लेते हैं, या आपको प्रतीत होता है ऐसा कि इसका तो जीवन व्यर्थ है, या इसकी उपस्थिति ही व्यर्थ है इस सृष्टि में, या इसका होना ही बेकार है। इन सारे प्रश्नों के जो आपके मन में झंझावत उठते हैं, आज के इस सेशन में हम इसका समाधान कर देने वाले हैं। हमारी क्लास पहले शुरू हो उससे पहले कुछ बातें, यहाँ पे मैंने एक श्लोक को रखा है। श्लोक क्यों रखा है उसके पीछे भी वजह है। आज हम अपने इस लेक्चर में इतिहास के गुप्त काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतिहास का एक ऐसा सेगमेंट, इतिहास का एक ऐसा भाग जिसे स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। गोल्डन एज ऑफ, गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री अगर हम कहें तो बुरा नहीं होगा। कि इस समय चाहे आप साहित्य की बात करें, चाहे आप कला की बात करें, चाहे आप विज्ञान की बात करें, हर दृष्टि से गुप्त काल अपने आप में एक स्वर्ण काल था। और इस समय संस्कृत को काफी प्रमुखता दी गई थी, संस्कृत को काफी संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसलिए इस श्लोक का यहां होना भी लाजमी है। यहां क्या देख रहे हैं हम, श्लोक कुछ कह रहा है, नाक्षरम मंत्र रहितम, नाक्षरम मंत्र रहितम नमूलनम औषधिम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। अब ये इसका तात्पर्य क्या हुआ कि नाक्षरम मंत्र रहितम, ठीक है, नाक्षरम मंत्र रहितम मतलब कोई भी मंत्र ऐसा नहीं जो अक्षर के बिना बन सके, अर्थात कोई भी ऐसा अक्षर नहीं जिसका मंत्रों में इस्तेमाल न किया जाता हो, मंत्रों में उसका प्रयोग न किया जाता हो। दूसरा, नमूलनम औषधिम, और कोई ऐसी जड़ नहीं है जिसमें औषधि गुण न हो या जिसकी औषधि उपयोगिता ना हो। आप वैद्य के पास लेके जाइए, आप कोई भी पौधा देखते हैं, आपको लगता है कि पौधा निरर्थक है, सृष्टि में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, आप उस पौधे को उखाड़िए और ले जाके किसी वैद्य जी को दिखाइए, देखिए उसमें औषधि गुण बता देंगे। ठीक है। उसके अलावा अयोग्यम पुरुषम नास्ति, और कोई भी पुरुष, यहां शब्द पुरुष का अर्थ ये मत समझिएगा कि केवल मेल या पुरुष के लिए इस्तेमाल किया गया है, पुरुष महिला दोनों, ठीक है, दोनों प्रकार के जीव की बात की जा रही है। कह रहे हैं अयोग्यम पुरुषम नास्ति, और कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कहा जाए तो अयोग्य है। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन वो भी आपको सुना देंगे, योजकस्त्र दुर्लभ। इस प्रकार से इन सभी का जो जोड़ है वो अपने आप में दुर्लभ होता है। प्रत्येक सृष्टि की वस्तु जो होती है वह अपने आप में उपयोगी होती है। ईश्वर द्वारा बनाई गई कोई भी रचना व्यर्थ नहीं होती। यहां क्या कह रहा है, देयर इज नो अल्फाबेट विच कैन नॉट बी यूज्ड मंत्रास। ठीक है, अब यहां बात की जा रही पहले अक्षर नाक्षरम मंत्र रहितम, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जिसका प्रयोग मंत्रों में न किया गया हो। उसके अलावा क्या है कि देयर इज नो रूट विच कैन नॉट बी यूज्ड एज मेडिसिन, मतलब कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जिसकी उपयोगिता, औषधि उपयोगिता नहीं है। उसके अलावा क्या है, देयर इज नो पर्सन हु इज गुड फॉर नथिंग, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी चीज में बेहतर ना हो। ठीक है, किसी न किसी के लिए वह बेहतर होता है।
हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा ना हो लेकिन वो किसी और के लिए अच्छा हो सकता है। हो सकता है वो किसी के लिए अच्छा ना हो लेकिन अपने माँ बाप के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो इस श्लोक के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन के बारे में पहली चीज तो कोई राय मत बनाइए। मैं एक खास गुजारिश करूंगा, किसी और के बारे में तो बात छोड़ दीजिए, अपने बारे में भी राय मत बनाइए कोई, क्योंकि आप में भी असीमित क्षमता होती है, इनफाइनाइट पोटेंशियल होती है इस सृष्टि के हर वस्तु में, और वही आप में है। तो इसलिए आप मानिए आपकी भी एक प्रबल उपयोगिता है, और इस चीज को लेके हमेशा उत्साहित रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, हमेशा जागरूक बने रहिए, और अपने विषय को लेके हमेशा चैतन्य रहिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपने मुख्य विषय पे आ जाते हैं, और आज हम प्रारंभ करने वाले हैं गुप्त काल। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, गुप्त काल की जब हम बात करते हैं तो गुप्त काल का प्रारंभ जो होता है सामान्यतः क्या देखते हैं कि 274, हम बात करेंगे 274 ईस्वी पूर्व की बात किया जाए तो इसी समय माना जाता है कि गुप्त काल का प्रारंभ हो चुका था। अब जब गुप्त काल की बात करते हैं तो देखा जाता है कि मौर्यों के बाद ऐसा कोई शासक दोबारा आया जिसने पूरे भारत को एक छत्र राज्य में स्थापित करने की कोशिश की, एक छत्र राज्य में बांधने का प्रयास किया। कहा जाए तो वह केंद्रीय सत्ता जो मौर्यों के बाद बिखर चुकी थी, मौर्यों के बाद चाहे वो शुंग वंश आया, चाहे वो शक आए, कुषाण आए, सातवाहन आए, किसी के भी ये बस में नहीं था कि पूरे भारत को एक केंद्रीकृत सत्ता के अंतर्गत लाया जा सके। लेकिन गुप्तों ने यह कार्य कर दिखाया, और गुप्तों में भी सारे उत्तराधिकारी नहीं। आज की इस वीडियो में हम केवल उनके उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है और उन्होंने क्या क्या कुछ खास कार्य किए हैं, इसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं, और पहले अपने इस स्लाइड में क्या देख रहे हैं, गुप्तों का साम्राज्य विस्तार। यहां आप देख सकते हैं कि दक्षिण में कांचीपुरम है यहां तक, और आप पूरब में देख सकते हैं पूरे भारत का आज जो आधुनिक हिस्सा है अराकान योमा तक, यहां तक पूर्वी विस्तार मिलता है। और इसका उत्तरी विस्तार या कहें तो उत्तरी पश्चिमी विस्तार आप देखें तक्षशिला, ये तक्षशिला है अफगानिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में, यहां तक गुप्त शासक शासन कर रहे थे। ठीक है, यह एक इनका ओवरव्यू है मैप पे आधार पे। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे हम आते हैं। अगर यहां पे सबसे पहले यह देखते हैं कि वे कौन कौन से स्रोत हैं। जैसे अगर हम कहें कि हमें गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो कहां से प्राप्त होती है? जब इतने सालों पहले यह शासक रहे थे, ये शासक राज्य किए थे, तो इनके विषय में जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। वे कौन कौन से हैं? अगर देखें तो देवी चंद्रगुप्तम एक विशाख दत्त की रचना है, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस भी उनकी रचना है। तो देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त वंश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा मंदसौर अभिलेख, यह आपका मध्य प्रदेश में है। मंदसौर अभिलेख से भी हमें गुप्त राज्य के विषय में जानकारी मिलती है, गुप्त साम्राज्य के विषय में। प्रयाग प्रशस्ति जो आपके प्रयागराज में है, इससे भी हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख, इससे भी प्राप्त होती है गुप्त विषय के विषय में जानकारी, गुप्त वंश के विषय में। इसके अलावा विंसेंट स्मिथ की एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट स्मिथ की इस पुस्तक से भी हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महाकवि कालिदास, जिन्हें गुप्त काल में संरक्षण प्राप्त हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिन्हें आखिरकार विक्रमादित्य कहा जाता था। विक्रमादित्य का अर्थ क्या हुआ? विक्रमादित्य, शौर्य का सूर्य। ठीक है, विक्रमादित्य का अर्थ क्या हुआ? शौर्य का सूर्य। और उनके संरक्षण में नवरत्न रहा करते थे उनके दरबार में, जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे। ठीक है, और उन्हीं में से एक महाकवि कालिदास थे। कालिदास को जो है पूरब का या कहा जाए भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं व्यक्तिगत तौर पे। मैं कहता हूं आप शेक्सपियर से तुलना मत करिए, इसमें कालिदास की अपमान होता है कालिदास का, क्योंकि कालिदास और शेक्सपियर में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शेक्सपियर में सोच भी नहीं सकते हैं आप। ठीक है, उसके अलावा कहोम स्तंभ अभिलेख देवरिया में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहां से भी गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फाहियान जो चीनी यात्री था वह भी आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और इसके द्वारा भी हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक भीतरी स्तंभ लेख है यूपी में, गाजीपुर जिला है एक, वहां से भी हमें
गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मेगस्थनीज की एक पुस्तक थी जिसे इंडिका कहा जाए, उसका नाम इंडिका था, वहां से भी हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और उसमें उसने श्रीगुप्त को गुप्त कहा है और कहा जाता है ऐसा कि हो सकता है आगे चल के उसने सम्मान पूर्वक सम्मान सूचक शब्द श्री लगा दिया गया और श्री गुप्त कहा जाने लगा, जिन्हें गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो यह एक हमारा इनके विषय में जानकारी रही कि क्या ऐसे प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि गुप्त वंश इस समय से इस समय तक शासन किए थे, और क्या ऐसे प्रमाण हैं कि जिनसे पता चलता है कि गुप्त वंश के शासक इस प्रकार से रहे थे। अब बात करते हैं इनके स्थापना के बारे में। तो मुख्य रूप से माना जाता है जो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला है, कौशाम्बी से गुप्त वंश का उदय माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मौर्यों के जो है ये सामंत हुआ करते थे, तो अलग अलग इस बारे में धारणा है लोगों की, हम उस पर नहीं जाएंगे। 275 एडी के आसपास, अब हम अगर एडी की बात करें या फिर हम बीसी की बात करें, तो हमारी पहली वीडियो जो है इतिहास की, उसमें हमने बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है या बीसीई क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में हमने वहां पे बता रखा है। ठीक है, तो प्रमुख शासकों के अगर हम देखेंगे तो उससे पहले श्रीगुप्त को देखेंगे, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आते हैं। घटोत्कच बहुत कुछ खास कार्य नहीं करते, इसलिए इनके बारे में कोई खास जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। तो यहां पे हमने संस्थापक देखा, अब आगे एक एक शासक के बारे में यहां हम देखेंगे। जैसे पहला जो महान शासक हुआ था वह कौन हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने क्या किया था? 319 एडी से लेकर 334 एडी तक इन्होंने शासन किया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, गुप्त संवत का इन्होंने प्रारंभ करवाया था और इनकी जो शादी हुई थी लिच्छवी कन्या कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। कुमार देवी मत समझ लीजिएगा क्योंकि आगे देवी के आगे कोई नाम छूट गया है। ठीक है, कुमार देवी इनका नाम ही था। ठीक है, अब होता क्या था कि जैसे गुप्त शासक क्या थे, गुप्त शासकों के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न मत है। कुछ लोगों का कहना था कि ब्राह्मण वंश थे, ठीक है, कुछ लोगों का कहना था क्षत्रिय वंश थे। ब्राह्मण का आधार देते हैं ये लोग कि क्या वाकाटक शासक मयूर वर्मन प्रथम रहते हैं, उनकी बहन से इनकी शादी हुई थी। कहा जाता है कि अपनी बहन की अपनी बहन की इन्होंने शादी किया था उनसे, और वो ब्राह्मण वंश से इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण थे। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी। देखिए, राजा महाराजा जो होते थे वे क्या करते थे, एक साम्राज्य होता था जीत के हासिल करते थे, लड़ाई करके युद्ध करके हासिल करते थे, और एक होता था तो कूटनीतिक रूप से हासिल करते थे। अब उसमें कूटनीतिक रूप से क्या होता था, जैसे उनसे मित्रवत संबंध बना लिया जाए, गहरी मित्रता उनसे हो जाए, तो वह राज्य उनके अधीन रहता था। अधीन नहीं रहता था, अधीन कहना उचित नहीं होगा, यहाँ क्या कहना उचित होगा कि वे मित्रतावश क्या होता था कि सीमा की रक्षा भी करते थे और कभी अपने राज्य विस्तार के बारे में सोचते भी। ठीक है, और दूसरी बात जो आती है उसमें क्या आता है कूटनीतिक संबंध में, वो आता है वैवाहिक संबंध। तो क्या होता है, कोई आज की बात नहीं है, आप अगर मौर्य साम्राज्य से देखें तो क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी प्रांत पे जो है कब्जा किया, वहां पे आक्रमण किया, तो क्या हुआ था, वहां पे सिकंदर का सेनापति छोड़ के जिसे गए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए, उसकी जो पुत्री थी हेलेना नाम था, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया जाता है। 500 हाथी भी दिए जाते हैं, और उसके अलावा सिंध, हेरात और ये सब प्रांत जो थे वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज स्वरूप मिल जाते हैं। तो जो वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो राज्यों के सुदृढ़ीकरण किया जाता था, जो राज्यों की सीमाएं मजबूत की जाती थी, आदिकालीन परंपरा रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता, जैसे हमारे आप अगर रामायण में देखें तो महाराजा दशरथ ने 3 शादियां की थी, तो इन सब के पीछे उद्देश्य होता था कि इनसे वैवाहिक संबंध के बाद हम पे स्वयं आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या किए कि ये भी कई शादियां की इन्होंने, हालांकि गुप्त संवत की जो प्रारंभ इन्होंने किया उसके बाद क्या हो, लिच्छवी कन्या कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया और अपने सीमा का सुरक्षा किया लिच्छवी की तरफ से। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया। सर्वाधिक जो स्वर्ण सिक्के जारी कराए थे इन्होंने ही जारी कराया था। देखिए, प्रारंभ की अगर बात करें तो कुषाणों ने शुरू किया था, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जिन्होंने बनवाए सिक्के वो गुप्त साम्राज्य ने बनवाए। अब गुप्त साम्राज्य ने अगर सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए तो एक बात की जानकारी तो निश्चित रूप से आपको मिल रही है, वह क्या है कि गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी थी। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, स्वर्ण मुद्राएं बड़ी पर्याप्त मात्रा में चलवाई गई, तो इन्होंने क्या किया, रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया। तो ये पूछ सकता है प्रश्न, रजत मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने
करवाया था। ध्यान रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्त हैं। ठीक है, तो आप मत कंफ्यूज हो जाइएगा इस बात से कि यहाँ चंद्रगुप्त कैसे आ गए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले शासक के बारे में जो इनके पुत्र होते हैं, और इनके पुत्रों में ये सर्वाधिक महान होते हैं। और इनके बाद भी एक ऐसा शासक आता है जो काफी महान रहता है, और उसने गुप्त साम्राज्य को इतना सुदृढ़ किया कि कहा जाए तो गुप्त साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य था उसके समानांतर पहुंच चुका था। ठीक है, तो यहाँ क्या है, गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त के समय की देखा जाता है। इन्होंने 335 से लेके 380 तक शासन किया। अच्छा, एक बात आपको और क्लियर कर दूं यहाँ पे कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कई पुस्तकों में तिथि अलग अलग दी गई है, तो आपसे तिथि नहीं पूछेगा। तिथि की जानकारी होना केवल इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी राज्य के बारे में आपसे पूछा जाता है और कहा जाएगा इनके समानांतर उत्तर भारत में कौन शासन कर रहा था, या इनके समानांतर कौन शासक था, या अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस दौरान आपसे इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वह समुद्रगुप्त के विजयों का जो है उल्लेख करता है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा। यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो प्रशंसा के उपलक्ष्य में लिखा गया, उसमें प्रशंसा की गई है, फलाने राजा ऐसे थे, ढेमा के राजा ऐसे थे, ये ऐसे थे, वैसे थे, ये सारी चीजें। ठीक, इनके उत्तराधिकारी चुने जाने का वर्णन है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जब इनको उत्तराधिकारी चुना जाता है तो इसका भी जिक्र कहां मिलता है, इसका जिक्र प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। दक्षिणापथ विजय का अर्थ हुआ दक्षिण के तरफ जाने वाले मार्ग का विजय। अब होता क्या था कि जैसे भारत का मैप है, ठीक है, तो अब यहाँ जगह हमें ज्यादा मिल नहीं रही है, मैं यहीं पे भारत का मैप एक बना दे रहा हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, अब ये भारत का मैप हो गया, यह होता था, ये आपका विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत क्या होता था, विंध्याचल पर्वत प्राकृतिक विभाजन का कार्य करता है उत्तर और दक्षिण के बीच। ठीक है, उत्तर दक्षिण के बीच प्राकृतिक विभाजक का कार्य करता है। तो कोई शासक जो दक्षिण तक जाता था तो यह कुछ निश्चित मार्ग थे, इन मार्गों पर विजय प्राप्त को तो दक्षिणापथ विजयी कहा जाता था। ठीक है, तो यह समुद्रगुप्त के साथ लागू होता है। निस्संदेह समुद्रगुप्त काफी पराक्रमी शासक थे और संगीत प्रेमी थे। ठीक है, इन्हें बीड़ा वगैरह बजाने का बड़ा शौक था, इसीलिए इन्होंने सिक्कों पर क्या किया, अपने बीड़ा के साथ अपना चित्र उत्कीर्ण करवाया था। सॉरी, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, शक, कुषाण, मुरुंड आदि शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे जब आप एक महान शासक बनते हो, जब आप सम्राट बन जाते हो, अब उस समय मत जाइए, आज के संदर्भ में देखिए। तो आज क्या होता है, अगर आप भारत की स्थिति देखिए, तो भारत की स्थिति आज हो चुकी है कि आप भारत भले एक अभी 3-4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने वाली, 3.5 ट्रिलियन डॉलर की, लेकिन एशिया में काफी बड़ी इकोनॉमी है चाइना के बाद। ठीक है, विश्व में काफी बड़ी इकोनॉमी है अगर आप देखें तो। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हमारे पास कई तरह के लोग होते हैं, जैसे एक भूटान जैसा लोग भी होते हैं। क्या होते हैं कि भैया ठीक है, हम पूरी तरह तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं, तुम जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे। ठीक है, एक नेपाल जैसे लोग भी होते हैं, थोड़ा सा चालाक टाइप लोग भाई। ठीक है, अभी क्या करते हैं, चालाक चालाक ब्रो वाले। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ये कहेंगे ठीक है भाई हम तुम्हारे साथ तो हैं, और पीछे से कुछ और भी लेते रहेंगे, कोई देता रहेगा, जैसे चाइना। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सपोर्ट लेते रहेंगे, कुछ कुछ चीजें, जब मुसीबत पड़ेगी अरे बड़े भाई तुम देख लेना। ठीक है, कुछ श्रीलंका जैसे टाइप लोग होते हैं। ठीक है, जहां समय के साथ वो पलटू मारते रहते हैं, पलटी मारते रहते हैं। ठीक है, कुछ बांग्लादेश के साथ रहते हैं जो एवरग्रीन फ्रेंड होते हैं। ठीक है, कुछ पाकिस्तान जैसे शैतान लोग होते हैं। तो हर किसी को टैकल करने का तरीका अलग अलग होता है। तो एक शासक के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है, वह क्या करे, न केवल अपने राज्य के जनता पे नजर रखे बल्कि पड़ोसी राज्यों पर भी उसे नजर रखना चाहिए। एक अच्छे शासक की निशानी होती है। यहाँ गुप्त सम्राटों ने क्या किया, 3 प्रकार के राज्यों का विभाजन किया। कैसे किया, एक आत्मनिवेदन वाले राज्य थे, सम्राट के सामने स्वयं हाजिर होना, स्वयं आ जाते थे गिड़गिड़ा के कि भैया देख लो तुम, ठीक है हम तुम्हारे शरण में हैं। ठीक है, बिना बुलाए बुलाए, कोई इनसे वो नहीं था। ठीक है, एक होते कन्योपायन। कन्योपायन क्या होते थे, कन्योपायन का अर्थ होता था अपनी कन्या देके उपाय करना।
ठीक है। तो अब ये क्या करते थे, अपनी कन्या दे देते थे, वैवाहिक संबंध बना लेते थे कि भैया ठीक है अब तो तुम हम पे आक्रमण करोगे नहीं, ठीक है। अपने ससुर पे भला कौन आक्रमण करता है, ठीक है। तो क्या करते थे कि चलो भाई जब अपनी बिटिया दिए हो तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे राज्य की, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता था। और एक होते थे गुरुत्मंदक। गुरुत्मंदक क्या होते थे, भुक्ति शासन याचना। अब इसमें क्या होता था कि जैसे राज्य जो होते थे छोटे छोटे इकाइयों में बटे होते थे शासन की दृष्टि से, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। तो ये जो भुक्ति होते थे क्या कहते थे राजा से कि हमें पर शासन करने की आज्ञा दीजिए, ठीक है, हम रहेंगे आपके ही अधीन। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के राज्य गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय बन के सामने आए, ठीक है। तो आपसे इतना डिटेल में यहां नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आप जानते रहिए, जरूरी भी है, ठीक है। चलिए अगला, लंका नरेश मेघवर्ण गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी। लंका नरेश मेघवर्ण थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो सॉरी हुआ यूं था कि बौद्ध धर्म का प्रचार काफी दूर तक फैला और लगभग 293 ईस्वी के आसपास, 93 ईस्वी पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वे संन्यास ले लेते हैं और संन्यास लेने के लिए वो चले जाते हैं कर्नाटक श्रवण बेलगोला। उसके अलावा जब उनका जो पुत्र रहते हैं क्या बोलते हैं अशोक, ठीक है। तो अशोक ने क्या किया था, अशोक ने अपनी बेटी और अपना बेटा संघमित्रा और महेंद्र, इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो इस प्रकार में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का बीज पड़ा और जब आगे बढ़ता रहा, समय के साथ काफी विकास हो गया बौद्ध धर्म का। तो जब समुद्रगुप्त की बात आती है तो इस समय वहां का शासक था मेघवर्ण, ठीक है। मेघवर्ण से मेघनाथ का याद नहीं आ रहा है, मेघनाथ लंका, ये भी लंका से, ठीक है। तो ये क्या किया कि इन्होंने कहा कि गया में हम एक मठ बनवाना चाहते हैं, ठीक है। गया में एक मठ बनवाना चाहते हैं और इसकी अनुमति उन्होंने मांगी, किससे, समुद्रगुप्त से। सिक्कों पर अप्रतिरथ और व्याघ्रा पराक्रमांक आदि उत्कीर्ण करवाया। क्या होता था कि राजा महाराजा क्या करते थे कि विभिन्न प्रकार से क्या उपाधियां धारण करते थे। इनसे क्या होता था ना, भौकाल बना रहता था इनका, ठीक है, जनता के बीच, ठीक है। अभी क्या करते थे कि जैसे इन्होंने क्या किया कि यज्ञ कर दिए। अब यज्ञ करके क्या किए, दिखाए कि बड़ा भौकाल बनाए, बड़े बड़े आयोजन किए गए, बड़े बड़े यज्ञ हवन कुंड बनाए गए, बड़े बड़े पंडित मंत्रोच्चारण कर रहे हैं जोर जोर से एकदम। अब इसमें क्या होता है, जनता में एक भय बनता था, भाई संस्कृत उसे आती नहीं है, ठीक है, कायदे से संस्कृत उसे आती नहीं, समझना नहीं है उसे नहीं, तो क्या होगा, ये सारी चीजें देख के क्या करता था, अरे बड़ा दिव्य आयोजन हो रहा है, जरूर कुछ बड़ा चीज होने वाला है। तो क्या होता था, राजा को शक्ति मिलने वाली है इससे। अब राजा जब यज्ञ कर लेते थे तो क्या प्रेडिक्ट करते थे कि अब मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूं, मुझे देवताओं से शक्ति प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार का नाम आगे लगा लेने से होता था ना कि इनके शक्ति का प्रदर्शन होता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती थी। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर और रुष्ट होने पर यमराज, ऐसा कहा गया है समुद्रगुप्त के बारे में। मतलब अगर प्रसन्न है तब तो आपको दान दक्षिणा दे देंगे, ठीक है, मतलब जो है सब दे देंगे, और अगर गुस्सा हो गए तो जो है वो ले लेंगे, और प्राण से बढ़ के क्या चीज होगी वही ले लेंगे, ठीक है। क्रोधित हो गए तो कहीं काम करो, इसको ले जाओ महल के ऊपर से 10 बार नीचे गिराओ, ठीक है। तो उनका कहेगा मंत्री सर मर तो एक बार में ही जाएगा, कहे फिर भी सजा देने के लिए तसल्ली मिलेगी ना, 10 बार गिराओ उसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती थी। ऐसे इतिहास में हुए हैं तमाम शासक, वो सनकी शासक हुए हैं। वो क्या करते थे, क्या ले जाओ उसको हाथी के पैरों तले को चलवा दो, अरे मर तो वैसे भी जाएगा, मार दो तलवार से, पैरों तले को चलवाने की क्या जरूरत है, नहीं कहेंगे ले जाओ महल से ऊपर से फेंक दो। ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। सिंघम आपने देखा होगा तो आपको याद होगा ये डायलॉग, ठीक है। चलिए विंसेंट स्मिथ की बात करते हैं, भारत का नेपोलियन उन्होंने कहा। अब क्या हुआ कि यूरोप में जब हम बात करें 17वीं शताब्दी की, तो 17वीं शताब्दी में यूरोप में भयंकर व्यवस्था का दौर चल रहा था, ठीक है। और फ्रांस में नेतृत्व का अभाव चल रहा था। वहां पे क्या था कि लुई 14वां शासन कर रहा था और उसके शासनकाल में क्या था, जनता बुरी तरह त्रस्त थी, ठीक है। अब उसी दौरान एक सेनापति बन के आता है, एक व्यक्ति पैदा होता है और उसे भेजा जाता है। उसकी काबिलियत सुन लीजिए आप, बहुत बहुत विशाल व्यक्तित्व तो नहीं था, लेकिन होता है ना कभी कभी अवसर क्या होता है, नेतृत्व को जन्म देता है, ठीक है। कोई उस समय नेतृत्व करता नहीं था, कोई नेता नहीं था, उस व्यक्ति को एक बंदरगाह पे भीड़ कंट्रोल करने के लिए भेजा गया। वो जाके वहां गोलियां चलवा दिया, ठीक है, गोलियां चलवा दी, मरवा दिया सबको, भीड़ कंट्रोल हो गई, ठीक है। अब इस बात को लेके उसकी छवि ऐसी बनी कि उसे सेनापति बना दिया गया। धीरे धीरे उसने क्या किया कि अपना कद ऊंचा उठाता चला गया, अंत में काउंसलर बन गया, काउंसलर से सम्राट बन गया। जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए फ्रांस के लोगों ने क्रांति किया, जिसमें कहा जाए तो लुई 16वां को हटाया गया उसके पद से, बहुत सारी और चीजें हुई,
उसी चीज को उसने दमन करके बाद में सम्राट बन गया वहां का। ठीक है, अब यहां नेपोलियन की बात आती है। तो जब कहा जाए तो नेपोलियन जहां भी जाता था लड़ाई करके वो जीत आता था। उसका कई ऐसी नीतियां भी हैं जो उसकी असफल हुई हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है कि उसको माना जाता है कि अपने समय का काफी पराक्रमी वो सम्राट था। तो अब उसी समय के हमारे नेपोलियन साहब, यहाँ पे समुद्रगुप्त साहब थे, तो समुद्रगुप्त साहब को भी भारत का नेपोलियन कह दिया जाता है। उस समय के नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हीं के समानांतर, ठीक है, इनकी वीरता थी, तो क्या हुआ, इन्हें भारत का नेपोलियन कह दिया जाता है। यहां भी मैं उसी बात से नहीं सहमत हूं कि हम कह सकते हैं कि नेपोलियन और इनमें थोड़ी बहुत समानता रही होगी, लेकिन हमारे समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो इनसे कहीं ज्यादा अच्छे थे हमारे समुद्रगुप्त। ठीक है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में धर्म प्रचार बंधु की उपाधि इन्होंने धारण की। धर्म प्रचार बंधु अर्थात आप धर्म प्रचार कर रहे हैं तो करिए, हम आपके मित्रवत व्यवहार आपसे रखेंगे। ठीक है, तो धर्म प्रचार बंधु की उपाधि इन्हें प्रदान की गई। वसु बंधु, बौद्ध भिक्षु को इन्होंने संरक्षण दिया। वसु बंधु उस समय के काफी प्रसिद्ध जो है बौद्ध भिक्षु थे, उनको इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, अब और कुछ बातें हैं, जैसे श्रेणी ही वेतन, काम के नियम तथा मानकों, कीमतों का सुनिश्चित करती थी। अब श्रेणी क्या होते थे, संगठन होते थे। जैसे व्यापार के विभिन्न संघ होते थे, संगठन होते थे, ये क्या करते थे, ये व्यापार के लिए निश्चित नियम वगैरह तैयार करते थे। इसके अलावा ये श्रेणियां अर्ध न्यायिक कार्य भी करती थी, अगर उससे संबंधित कोई कार्य होता था तो उसको भी करती थी। यहाँ पे स्लाइड को हम आगे बढ़ा देंगे क्योंकि इसको हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने 380 से लेकर 412 ईस्वी तक शासन किया, एडी तक। ठीक है, 380 से 412 एडी तक शासन किया। ठीक है, विशाख दत्त ने का देवी चंद्रगुप्तम से रामगुप्त के बारे में पता चलता है। इसकी एक छोटी सी कहानी है, आप पढ़ेंगे ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है ध्रुव स्वामिनी, उसमें कुमार गुप्त का जिक्र आता है। तो उसमें क्या बात आती है कि सॉरी रामगुप्त का बात आती, तो रामगुप्त की जब बात करें तो इसमें क्या होता है कहानी की, ये थोड़ा सा कायर टाइप का रहता है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, इनके भाई रहते हैं, बड़े भाई, तो क्या करते हैं कि जब हुणों का आक्रमण होता है तो ये क्या करते हैं कि उनके आक्रमण के समय वो पता चलता है कि इसकी बीबी बड़ी सुंदर है। ठीक है, तो वो संदेश पहुंचवाता है कि अगर तुम अपनी बीबी पहुंचा दो हमारे शिविर में तो हम आक्रमण नहीं करेंगे तुम्हारे पास। तो ये क्या करता है, तैयार हो जाता है, इतना कायर रहता है कि तैयार हो जाता है कि हम अपनी बीबी को पहुंचवा दे रहे हैं, युद्ध से बच जाएंगे। ठीक है, देखिए इस पे अलग अलग मत हो सकता है सबका, मैं किसी को यहाँ जज नहीं करने बैठा हूँ। ठीक है, यहाँ मत हो सकता है किसी लोगों का कि हजारों लाखों लोगों की जान के बदले में अगर एक व्यक्ति को कुर्बानी देनी है तो कोई गलत निर्णय नहीं है। और कहा जाता है कि सर्वोत्तम युद्ध वही होता है जो कभी हो ही ना। ठीक है, बहुत सारी चीजें और इस पे दिए जा सकते हैं थियरी, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है कि इन्हें यहाँ युद्ध करना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, स्त्री का भेष धारण करता है, उसके शिविर में जाता है और वहां पे उसकी हत्या कर देता है, वध कर देता है। इस प्रकार से रामगुप्त को भी इसने पद से हटा दिया और उसके बाद स्वयं सत्ता पे बैठ गया। तो इस बारे में भी कभी कभी जो है इतिहासकार कहते हैं, इनकी आलोचना करते हैं इस आधार पर भी। अन्य नाम में देवगुप्त, देवराज, देवश्री, यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम मिलते हैं। हालांकि इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य सर्वाधिक प्रसिद्ध उपाधि है, जो मैं पहले बता चुका। विक्रमादित्य अर्थात शौर्य का सूर्य कहा जाता है विक्रमादित्य का। बाद में इतिहास में और बहुत सारे विक्रमादित्य, 14 नंबर तक विक्रमादित्य होते हैं। ठीक है, ये तो प्रथम विक्रमादित्य थे। विक्रमांक की उपाधि लेते हैं, परम भागवत की, साहसांक की, देवपुत्र की, ये सारी उपाधियां धारण करते हैं। शकों को पराजित करने के बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण किया था। और शकों की बात करें तो शकों बराबर शक आक्रमण करते रहते थे। ठीक है, लेकिन वे कभी यहां पर अपना स्थान नहीं जमा पा रहे थे जब तक गुप्त साम्राज्य अपने मजबूत स्थिति में हुआ करता था। ठीक है, अब बात करें अगर तो उदयगिरि गुफा अभिलेख की बात करें यहां, तो इनके विजयों का उल्लेख वहां पे मिलता है। उदयगिरि गुफा में इनके विजयों का उल्लेख मिलता है। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, मैं पहले बता चुका, कालिदास वगैरह इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। उसके अलावा बाराह मिहिर, आर्यभट्ट, सुश्रुत, ठीक है, ये सारे लोग इनके समय गुप्त काल के समय हुआ करते थे और इन्हें काफी संरक्षण प्राप्त हुआ था।
फाहियान 399 से 414 ईस्वी के बीच में यहाँ यात्रा किया था। अपनी यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश का उसने जिक्र किया था और मध्य प्रदेश को उसने ब्राह्मणों का देश कहा था। अब किस आधार पे कहा था भगवान जाने, लेकिन उसने ऐसा बोला था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कुमार गुप्त महेंद्रादित्य, इन्हें महेंद्रादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो 412 से 455 एडी तक इन्होंने शासन किया और विल्सण अभिलेख से ही कुमार गुप्त तक के गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। विल्सण अभिलेख से ही यहाँ तक की गुप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कुमार गुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उनके मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसे वत्स भट्ट नामक व्यक्ति ने तैयार किया था। मंदसौर अभिलेख को किसने तैयार किया था? वत्स भट्ट नामक व्यक्ति ने तैयार किया था। भारत में विज्ञापन का प्रथम उदाहरण मिलता है, एडवर्टाइजमेंट का प्रथम उदाहरण यहां से मिलता है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से। ठीक है, तो यह भी हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले हमारे स्लाइड में। इसमें क्या है कि कुमार गुप्त के बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ खास चीजें कुमार गुप्त के समय हुई थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्व महेंद्र इत्यादि ये उपाधियां धारण किए थे, बाकी हर राजाओं की तरह। स्कंदगुप्त या क्रमादित्य की बात करें 455 से 467 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, और इसमें क्या है कि हुणों पर स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। ठीक है, विष्णुगुप्त नामक एक शासक था या राज्यपाल कहें तो था वहां का, गुजरात का, जूनागढ़ का, उस समय अशोक के समय। उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और उसके अंतर्गत भी सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित द्वारा, ठीक है, उनके अंतर्गत वहां के वो शासक हुआ करते थे, उपशासक थे, राज्यपाल थे, उसमें पर्णदत्त था जो सौराष्ट्र को पर्णदत्त, उसका पुत्र चक्रपालित के द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया गया, जिसको विष्णुगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, स्कंदगुप्त कहोम स्तंभ लेख में सक्रादित्य कहा गया है। स्कंदगुप्त को क्या गया है? कहोम स्तंभ लेख में सक्रादित्य कहा गया है। ठीक है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प राय देवराय द्वारा लिखा गया है तथा श्री परिक्षिप्त वक्षा, जूनागढ़ अभिलेख में क्या बोला गया इन्हें? श्री परिक्षिप्त वक्षा बोला गया है जूनागढ़ अभिलेख में। तो ये सारे टर्म जो है ना यूपी पीसीएस में जरूर पूछ लिए जाते हैं। यूपी पीसीएस इस तरह के प्रश्नों का पूछने का आदी है। जो प्रश्न सामान्यतः बोलने में हम कठिन लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, उनको ये जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब यहाँ देखें, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली था और कुमार गुप्त तृतीय अंतिम शासक था। देखिए, अंतिम शासक के विषय में विद्वानों में विभिन्न मतभेद है। संभवतः कहा जाता है कुमार गुप्त या विष्णुगुप्त। ठीक है, कहीं कहीं विष्णुगुप्त भी आपको मिलेगा। विष्णुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। ठीक है, तो इस बारे में भी अलग अलग राय रखते हैं लोग, हमें उससे मतलब नहीं। हमें एक हायरार्की जान लेना है, एक वंशावली जान लेना है। उसके बाद गुप्त काल की कला, साहित्य, इन सब के बारे में जो विकास हुआ है, वहां से प्रश्न हमें ज्यादा पूछे जाते हैं और वहां से प्रश्न जो बनेंगे उनके लिए हम यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त हो रही है और आशा करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। तो अब पसंद आया है अगर तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए। जो भी चीजें आपको अच्छी लगी, जो चीजें आप ऐड करवाना चाहते हो, उन सब चीजों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए और क्या अच्छी लगी क्या बुरी लगी वो चीजें भी बोल दिया करिए। धन्यवाद।